स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, कमागड़ियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार हमने देखा है कि लोगों को ये जो सुपरनेचुरल एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंटिटीज से सामना होता है, वो बिल्कुल सुनसान जगहों पर होता है। लेकिन कई बार भीड़ भरे इलाकों में भी लोगों का इन एंटिटीज से सामना होता है, और स्पेशली वहाँ जहाँ पर पूरी की पूरी कॉलोनीज बसी हुई है। कुछ ऐसे वो हमारी आज की इस कहानी के अंदर, आज के इस सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस कहानी के अंदर। एंड बिलीव मी, आप यहाँ होने वाले हर एक इवेंट को अपने साथ रिलेट कर पाएंगे। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी इन दी गई आईडीज पर, या फिर हमारे इस नंबर पर भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है मान्या ने। मान्या, इनका छोटा भाई राज और इनकी एक फ्रेंड शनाया, ये तीनों एक साथ नोएडा में सेक्टर 7 में एक ही फ्लैट में रहा करते थे। राज जो था वो नीट की तैयारी कर रहा था और मान्या और शनाया ये दोनों एमिटी यूनिवर्सिटी से बीबीए की पढ़ाई कर रही थी। इनके भाई की कोचिंग जहां ये रहते थे वहां से बहुत पास थी, और दूसरा इनकी जो यूनिवर्सिटी थी वो भी यहाँ से करीबन 10-15 मिनट के डिस्टेंस पर ही थी। तो बड़े आराम से ये लोग एक 2 BHK फ्लैट लेकर रह रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन इनके पास इनके ओनर का कॉल आता है और वो बोलता है कि आप लोगों का इस फ्लैट में लास्ट मंथ है, अगले महीने आपको ये फ्लैट खाली करना होगा, तो अभी करीबन 25 दिन बाकी हैं, आप लोग अपने लिए एक नया फ्लैट ढूंढना शुरू कर दो। अब ओनर का जब एकदम से कॉल आया तो लोगों ने बोला कि आप ऐसे कैसे हम एकदम से खाली करें। तो उसने कहा देखो मुझे कुछ नहीं पता, मेरे फ्लैट के अंदर सीलन आ रखी है। तो ये जिस फ्लैट में रहते हैं उसमें वाकई में बहुत सारी सीलन आ रखी थी, और उसने किसी आर्किटेक्ट वगैरह को दिखाया था, तो उसने कहा था कि इसकी रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी वरना आगे और भी बड़ा खर्चा हो सकता है। तो बहुत रिजिड था फ्लैट को खाली करने को लेकर। इन लोगों ने भी सोचा कि अब कोई और ऑप्शन नहीं, क्या करें। तो इन लोगों ने भी बोला कि ठीक है हम लोग फ्लैट ढूंढना शुरू करते हैं, और इसके बाद इन लोगों ने फ्लैट ढूंढना शुरू किया। अब जिस सेक्टर में रहते थे इनकी प्रेफरेंस थी कि उसी सेक्टर में इनको फ्लैट मिले, या उसके पास में सेक्टर 8 था, सेक्टर 7 या सेक्टर 8 में से किसी एक जगह इनको फ्लैट मिल जाए। लेकिन ये इतना डेंस एरिया था और यहाँ पर कोई भी फ्लैट अवेलेबल नहीं थे। तो 15-20 दिन इनको गुजर चुके थे, फ्लैट ढूंढ ढूंढ कर ही दोनों परेशान हो चुकी थी, क्योंकि राज जो था उसकी नीट की तैयारी चल रही थी, वो लोग इसको डिस्टर्ब नहीं करते थे। कॉलेज से आने के बाद ये दोनों ही मिलकर फ्लैट ढूंढा करते थे। अलग अलग ब्रोकर से इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, उनके नंबर लिए, अपने नंबर उनको दिए और उनसे कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है हमें एक फ्लैट ढूंढ के दीजिए। अब इस मंथ के अंदर सिर्फ 5 दिन बचे थे और अभी तक भी इनको कोई फ्लैट नहीं मिला था। थक हार कर इन्होंने वापस से अपने जो लैंडलॉर्ड थे उनको फोन किया और बोला कि सर हम बहुत दिनों से फ्लैट ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें कोई फ्लैट नहीं मिल रहा है, आप हमें 1 महीना और दे दो, हम उस टाइम पे फ्लैट ढूंढ लेंगे। तो साफ साफ मना कर दिया कि मेरे पास 1 महीना नहीं है, अगर 1 दिन भी ऊपर हुआ ना तो मैं आपसे पूरे महीने का किराया लूंगा। फ्लैट तो मैं खाली करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन साथ में 1 महीने का पूरा किराया लूंगा। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं माना। जब इन्हें समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता तो इन लोगों ने और तेज सर्च कर दी। मतलब अपनी पहले भी ढूंढ तो रहे थे ये लोग फ्लैट, लेकिन अब जितने भी ब्रोकर्स थे उनको लगातार इन्होंने फोन करना शुरू किया। फिर इन्हें एक ब्रोकर मिला, उसने बोला कि मेरे पास एक फ्लैट है, उसमें तुमको 2 रूम मिल जाएंगे। फ्लैट वैसे 3 BHK लेकिन तुम लोग को 2 रूम मिल जाएंगे, और वो है भी यहीं पास में सेक्टर 8 में। और दूसरी बात है कि तुम लोग के लिए बहुत सूटेबल होगा क्योंकि उसका किराया भी कम है। अब ब्रोकर से इनकी बातचीत हुई और ब्रोकर ने इनको बोला कि आप एक बार जाके उस फ्लैट को देखकर आ जाओ। इन लोगों ने फ्लैट को देखने से पहले ये मन बना लिया था कि फ्लैट जैसा भी होगा हम लोग उसमें रह लेंगे, थोड़े टाइम एडजस्ट कर लेंगे, अगर अच्छा भी नहीं हुआ तो भी रह लेंगे, और 1-2 महीने में उससे बेटर फ्लैट कहीं पर ढूंढ लेंगे। तो जाने से पहले ये पूरा कन्विंस हो चुके थे कि भाई साहब टाइम नहीं है, 4 दिन बचे हैं, वरना 1 महीने का एक्स्ट्रा किराया चिपक जाएगा। जैसा भी फ्लैट होगा हम लोग उसी को फाइनल करके आ जाएंगे। फाइनली ये तीनों फ्लैट देखने साथ में गए।
फ्लैट दिखाने में ब्रोकर इनके साथ नहीं आया, उसने इनको उस फ्लैट की मालकिन का नंबर दिया जिनका नाम था शर्मिला जी, और उसने कहा कि आप उनसे बोल देना कि मैंने आपको भेजा है, वो आपको अच्छे से फ्लैट दिखा देगी। और ऐसा ही हुआ, इन्होंने उस मकान मालकिन को कॉल किया, ये लोग वहाँ पर आए और वहाँ पर सेक्टर 8 में एक सोसाइटी में ये लोग पहुँचे। अब ये जो सोसाइटी थी ये करीबन 9-10 फ्लोर की सोसाइटी थी और इनका जो फ्लैट था उसका नंबर था 98T। 98T का मतलब है कि 9th फ्लोर पे भी उसकी टॉप पर, 9th के ऊपर लास्ट फ्लोर थी, उस फ्लोर के टॉप पर ये फ्लैट था। इन्होंने जाते हुए देखा कि हर फ्लोर पर लगभग 3 फ्लैट्स थे, लेकिन जब ये अपने फ्लैट को देखने पहुंचे तो उन्होंने देखा उस पूरे फ्लोर पर सिर्फ इनका एक ही फ्लैट बना हुआ था। मतलब बिल्कुल बिल्डिंग के टॉप पर ये फ्लैट बना हुआ था। फ्लैट के सामने ओपन टेरेस था, तो ये था तो वैसे 3 BHK फ्लैट, तो आप इसे पेंट हाउस टाइप बोल सकते हो। 3 BHK फ्लैट है और उतना ही एरिया बाहर टेरेस की फॉर्म में है। लैंडलॉर्ड ने लॉक खोला, तो लॉक खोलते जैसे ही वो फ्लैट के अंदर घुसे उन्होंने देखा कि मतलब बिल्कुल वीरान, बिल्कुल बंजर सा फ्लैट पड़ा हुआ है, डस्ट हो रखी है, ऐसा लग रहा है कि कई महीनों से यहाँ पर कोई नहीं रह रहा है। खैर उन्होंने उस फ्लैट को देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि इस फ्लैट के अंदर 3 कमरे थे, 2 कमरे थे और उनके बीच में कॉमन वॉशरूम था जिसका गेट दोनों तरफ से था। उसके अलावा एक और कमरा था जो कि उस ओनर ने बंद किया हुआ था। उसके अलावा एक कॉमन वॉशरूम अलग से बना हुआ था। किचन जो थी वो बाहर की तरफ थी और किचन जो थी बेसिकली हॉल के साथ ही कनेक्टेड थी। हॉल जो था वो बाहर के टेरेस पे था, बस एक स्लाइडर गेट तरह का आप मान सकते हो, जिसको खोलकर, या कांच का गेट था, उसको खोलकर आप अंदर और बाहर जा सकते हो। बाहर टेरेस पे खड़ा होकर देखा तो पूरा बढ़िया व्यू आ रहा था। जो फ्लैट बना हुआ था उसके ऊपर की रूफ थी और वहां पर जाने के लिए अलग से एक सीढ़ियां बनी हुई थी। उन्होंने ये भी देखा कि इस छत के ऊपर प्लांटर्स लगे हुए थे, उन प्लांटर्स के अंदर पौधे उगे हुए थे। रोजाना शायद कोई उनको पानी देने आता था। पूरा फ्लैट विजिट करने के बाद इन्होंने ओनर से बातचीत की, तो ओनर जो थी वो इनको शुरू से ही ये प्रोजेक्ट कर रही थी कि वो बहुत बहुत पैसे वाली है, होगी भी भाई। नोएडा में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऊपर टॉप पे उन्होंने फ्लैट लिया हुआ है, तो इन बच्चों ने भी यही समझा। तो बता रहे थे कि देखो हमारे बहुत सारे फ्लैट है, हमारा ऐसा बिजनेस है, तो एज सच तो हमें कुछ रेंट वेंट पे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत टाइम से फ्लैट खाली पड़ा हुआ है, अब खाली पड़ा खराब होगा तो इसकी साफ़ सफाई चलती रहेगी। तो ये सब बातचीत इनके बीच में चल रही थी। तो यहाँ पर मान्या ने उस ओनर से पूछा कि आंटी एक बात बताइए कि ये आपने तीसरा वाला कमरा क्यों बंद कर रखा है? तो उसने बोला कि भाई मेरी ना ब्रोकर से बात हुई है 2 कमरों के लिए, और ये जो कमरा है इसमें हमारा पर्सनल रूम है, इसको हम लॉक के रखते हैं। यहाँ पर 2 ही कमरे रेंट के लिए अवेलेबल है और इसीलिए हम इसका रेंट भी कम ले रहे हैं। एक तो क्या है, देखो ये टॉप फ्लोर है तो थोड़ा गर्मी का रहता है और जनरली बैचलर लोग ही ऐसे रूम्स फ्लैट को प्रेफर करते हैं। तो जब मुझे पता लगा कि तुम लोग बच्चे रहने वाले हो तो मैंने फटाफट से ब्रोकर को हाँ बोल दिया, और तुम्हारी जेब के ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियल लोड भी नहीं आए उसके लिए मैंने उनको फ्लैट का रेंट भी कम कर दिया। अब यहाँ पर ये जो फ्लैट था, जिस फ्लैट में अभी एग्जिस्टिंग फ्लैट में ये तीनों रह रहे थे, उस फ्लैट का रेंट था 24,000 रुपये। कितना? 24,000 रुपये। और जिस फ्लैट को भी देखने आए थे उस फ्लैट का रेंट था 15,000 रुपये। वो एक 2 BHK छोटा फ्लैट था, ये एक 3 BHK फ्लैट था। ऑल्दो इनको 2 ही रूम मिल रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी इनके पास टॉप फ्लोर थी, पूरा टेरेस खुला हुआ था, शानदार व्यू था, और वो भी मात्र 15,000 रुपये में। फ्लैट की हालत जैसे भी थी बस वो गंदा हो रखा था, और तीनों ने आपस में डिस्कस किया कि जैसा भी सही है यार, इसको अपन साफ सफाई तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर शनाया ने मान्या से बोला कि एक बार आंटी थोड़ा रेंट वेंट की बात और कर ले। तो मान्या जाती है, क्योंकि इन तीनों में वो सबसे ज़्यादा मेच्योर थे, नेगोशिएशंस के बहुत अच्छे थे। तो उन आंटी के पास जाते हैं और आंटी से बोलते हैं कि आंटी देखो हम लोग तो यहाँ पर पढ़ते हैं, पापा मम्मी पैसा भेजते हैं, और अगर हो सके तो आप इसका रेंट थोड़ा सा कम कर लो, 13,000 रुपये ले लो। अब जैसे मान्या ने बोला, उन आंटी ने बोला ठीक है तुम लोग 13,000 देना, कोई बात नहीं, तुम लोग बच्चे हो, पढ़ने वाले हो, मैं समझती हूँ पैसे की प्रॉब्लम होती है। वैसे बेटा तुम हो कहाँ से? तो बोलते हैं आंटी मैं बिहार से हूँ। बोलते अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग 13,000 रुपये देना। अब बच्चे शॉक्ड और आंटी रॉक्ड, उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, 15,000 से सीधा किराया 13,000। अब आप मुझे बताओ, अगर आप उनकी जगह पर हो तो आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या इग्नोर करोगे? 13,000 रुपये में ऑलमोस्ट 3 BHK फ्लैट प्लस 3 BHK टेरेस, आसपास कोई फ्लैट नहीं, आपको कब आना है कब जाना है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पार्टी करनी है, घूमना फिरना है, हर चीज की इंडिपेंडेंस। इन लोगों के दिमाग में भी यही चल रहा था। और सबसे बड़ी बात, वहां जो 24,000 रुपये दे रहे थे,
सीधे सीधे इनके 11,000 रुपये बच रहे थे और इन तीनों ने प्लान बनाया कि ये बात हम घर वालों को नहीं बताएंगे, जो भी पैसा बचेगा उससे हम लोग खाएंगे पिएंगे पार्टी करेंगे ऐश करेंगे। और इस तरह से तीनों ने ताली मारकर इस फ्लैट को फाइनल किया। फाइनल करने के बाद उन्होंने उनको एडवांस दे दिया। इसके बाद जो बचे हुए 4-5 दिन थे उसमें जो ओनर थी उन्होंने उस फ्लैट की साफ सफाई करवा दी, वाइट वॉश करवा दिया और 1 तारीख को ये लोग शिफ्ट हो गए। अब शिफ्ट होने के बाद इन्होंने अपना सामान वगैरह जमाना शुरू किया। फ्लैट में जब ये पहली बार आए थे तब भी इनको फ्लैट की वाइब थोड़ी अजीब सी लगी थी, बट इनका ये था कि हाँ यार खाली फ्लैट है इसलिए ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जिस दिन ये शिफ्ट हुए उस दिन भी उसकी वाइब्स कोई बहुत अच्छी नहीं थी। साफ सफाई हो चुकी थी फ्लैट की, सब कुछ ठीक ठाक अरेंज था, बट स्टिल इनको लगा कि नई जगह है, धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। इन लोगों ने अपना सामान जमाया और इनके पास ना भगवान की तस्वीरें थी। तो जो भगवान की तस्वीरें थी वो एक उसमें अच्छे से पैक करके लाए थे, पर पता नहीं क्यों उस फ्लैट में घुसने के बाद इनका मन ही नहीं हुआ कि उन तस्वीरों को दीवार पर लगा दें या मंदिर की जगह बना लें। इनको ऐसा लगा कि अभी आज शिफ्ट ही हुए हैं, कुछ दिनों में अच्छे से सेटल होकर बढ़िया से सजा कर डेकोरेट कर कर हम मंदिर में भगवान की तस्वीरें लगाएंगे। और इस तरह से वो तस्वीरें पैक की पैक ही रही। अब फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार अब अपन ना एक ट्रिप करके आएंगे, बहुत हेडेक हो गया है, फ्लैट ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, अब शिफ्टिंग हो गई है, अब हम लोग कहीं पर घूमने चलेंगे। तो इस वीकेंड पर हम 3-4 दिन के लिए कहीं घूमने जाएंगे। डील हो गई। लेकिन जैसे ही वीकेंड आया राज की तबीयत खराब हो गई एकदम से तो बहुत तेज फीवर हो गया। दवाइयाँ लेने से भी उसका फीवर नहीं उतर रहा था। करीबन 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। 3-4 दिन बाद वो ठीक हुआ। उसके ठीक होते ही फिर मान्या की तबीयत खराब हो गई, उसको भी 3-4 दिन लग गए और इस तरह से इनका बाहर घूमने जाने का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। अब जब ये ठीक हुए फिर वापस चीज़ें वापस सेटल हुई, 4-5 दिन और गुजरे। अब इस फ्लैट में इन लोगों को ना कंफर्टेबल फील नहीं होता था। आप एक घर के अंदर जाते हो तो घर अंदर जाने वाला आपको एक सुकून मिलता है, वो सुकून इस जगह पर नहीं था। पिछले घर में जहाँ ये रहते थे वहाँ पर बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत सुकून था। जब इन्होंने आपस में डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि यार देखो नई जगह है, पहले हम वहाँ रहते थे, हम वहाँ के यूज्ड टू हो चुके थे, लेकिन अभी नई जगह पर थोड़ा सेटल होने में टाइम तो लगेगा ही। इस तरह से आपस में डिस्कस करके एक दूसरे को समझा लेते थे। और एज सच इन लोगों के साथ ऐसा कोई इवेंट भी नहीं हुआ जो इनके दिमाग पे जोर डाले कि इस फ्लैट में कुछ ना कुछ गलत तो है। सिर्फ 10-15 दिनों तक। 10-15 दिन के बाद रात को 2:30 बजे के आसपास राज की आंख खुलती है। उसे वॉशरूम जाना था। वो उठकर जो बाहर वाला वॉशरूम था, जो कॉमन नहीं था, जो अलग से बना हुआ था एक फ्लैट उस रूम के पास में, वहां पर जाता है और वहां जाकर लाइट ऑन करके बाहर से बाथरूम का गेट खुलता है तो उसे एकदम से लगता है कि बाहर मतलब बाथरूम के अंदर कोई खड़ा हुआ है। एक मोमेंट के लिए उसे एक बहुत बड़ी सी 6-7.5 फीट के आसपास की एक शेप दिखाई देती है काली सी, और एकदम से वो गायब हो जाती है। वो चौंक जाता है, उसकी नींद उड़ जाती है। आप समझते हैं 2:30 बजे उठ के अगर आप वॉशरूम गए तो आप आधी नींदों में होते हो। वो यूँ चौंक जाता है और फिर चारों तरफ देखता है। तो समझ में नहीं आता कि उसने जो देखा वो सही था या उसका वहम था। उसे इतना तो पता था कि उसने कुछ तो देखा है, लेकिन उसको समझ पाता उससे पहले वो गायब हो चुका था। और वो डर के बिना वॉशरूम के वहां से भाग के आ जाता है। और वो दोनों सोई हुई थी तो सोचता है कि इनको क्या ही जगाऊं, और वो चुपचाप जाके अपना सो जाता है। सोते उसे फिर से लगता है कि यार पता नहीं क्या है क्या नहीं है, एक बार वापस चेक करके आता हूँ। वो उठता है, वापस से वॉशरूम में जाता है। उसको खुद को भी प्रेशर बहुत फील हो रहा था। वो जाके गेट खोलता बड़े धीरे से, फिर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था, खाली था। उसके बाद वो आराम से हल्का होकर आता है, देखता है वापस से चारों तरफ कुछ भी नहीं था। उसे लगा उसके मन का वहम ही है। इसके बाद वो जाकर आराम से सो जाता है। सुबह ये लोग सब उठते हैं, चाय वाय सब लोग एक साथ ही पिया करते थे। उठने के बाद एक बार तो उसने सोचा कि अपनी बहन को ये बात बताए, फिर उसे लगा यार दोनों लड़कियां हैं, इनको ये बताऊंगा ये डर जाएंगी और प्रॉब्लम होगी। और इस तरह से वो इस बात को आया गया कर देता है और किसी से भी कुछ भी डिस्कस नहीं करता है। अब इसके 3-4 दिन के बाद रात को 3:30 बजे के आसपास मान्या की आंख खुलती है, वही नेचर्स कॉल की वजह से। जनरली लोग उस बाथरूम को यूज़ किया करते थे क्योंकि जो बीच वाला बाथरूम था ये सिर्फ नहाने के लिए यूज़ करते थे, वो भी कभी कभी, क्योंकि दोनों रूम से कनेक्टेड था तो स्मेल का इशू रहता था। इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया था हम सब लोग मिलकर वही वाला बाथरूम यूज़ करेंगे। तो वो जाती है वॉशरूम करके, वो उठती है और उठ के वो वॉशरूम का गेट खोलने लगती है। जैसे वो गेट पे हाथ लगाती है एकदम से उसे फील होता है उसके पीछे कोई खड़ा है। उसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही थी कि बाथरूम में उसके पीछे कोई खड़ा है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, उसकी घूम के देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। आप अपने आप को उसकी जगह पर इमेजिन करके देखें। आप जैसे उठे गेट खोला तो आपको लगा कोई आपके पीछे खड़ा है। रात के 3:30 बज रहे हैं, आप भी शायद वही करेंगे जो उसने किया। फटाफट से गेट खोला और भाग के सीधा
कमरे के अंदर चली गई, अपने बिस्तर में घुसी, अपना जो कंबल था वो ओढ़कर वो तो डर रही थी, घबरा रही थी कि क्योंकि उसको जो फीलिंग थी कि वाकई में वहां पर कोई ना कोई था। खैर जैसे तैसे वो सो गई। सुबह जब वो उठी, उठकर चाय पर उसने इन दोनों से ये बात डिस्कस की कि कल रात को जब मैं वॉशरूम गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसकी बात सुनते ही राज को भी क्लिक किया कि 2-3 दिन पहले उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसने फिर भी समझदारी दिखाते हुए कुछ नहीं कहा। अब ये समझदारी थी या बेवकूफ़ी, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन उसने भी उसे कुछ नहीं कहा, उसे लगा कि अरे डर जाएगी, और उल्टा उसने उसको ये समझा और दिया, अरे दीदी तुम पागल हो गई हो। अब क्या होता है ना, कभी कभी रात को हम सपना अपना देख लेते हैं, उसमें जाते हैं, तो वहाँ तुमको ऐसा फील हुआ होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है, तुम ना थोड़ा हॉरर मूवीज़ और ये सब के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दिया करो। उसके बाद उनको बोलते हैं पागल है क्या, मैं सही बोल रही हूँ, मुझे ऐसा हुआ था। तो ये दोनों के दोनों उसकी बात को हंसते हुए टाल देते हैं। खैर ये बात आई गई हो गई, इसके लोग अपने कोचिंग गए, कॉलेज गए। कॉलेज से आने के बाद राज और शनाया ये दोनों घर के लिए कुछ ग्रॉसरी लेने गए हुए थे। शाम के करीबन 7 साढ़े 7 के आसपास का टाइम था। मान्या जो थी वो फ्लैट पर अकेली थी और वो रूम के अंदर बैठकर कोई बुक वगैरह पढ़ रही थी। अभी राज और शनाया को गए हुए शायद 5 या 7 मिनट ही हुए होंगे कि इधर मान्या को आवाज़ आती है मेन गेट जो होता है वो खुलने की। उसके वजह से कोई चप्पल उतारता है, चप्पल उतार कर जो हॉल का गेट था उसको खोलकर कोई अंदर आया है। और आप लोग अगर कभी फ्लैट में चले हों, तो किसी फ्लैट में अगर आप रहते हैं तो आप ये देखना कि फ्लैट के अंदर अगर कोई चल रहा है तो उसके कदमों के चलने की साफ साफ फीलिंग आपको आती है। तो उसको ऐसे बिल्कुल क्लियर फीलिंग आ रही थी क्योंकि गेट खोल के अंदर आया है और फ्लैट में चलते हुए उसके रूम तक आया है। उसे लगता है कि दोनों आ गए, इतना जल्दी आ गए, तो आवाज़ लगाती है, अरे क्या हुआ, तुम लोग इतना जल्दी कैसे आ गए। और इतना बोलकर वो उठ के बाहर आती है। उठ के बाहर आती है तो देखती कि पूरे फ्लैट में कोई भी नहीं था, जबकि उसे आवाज़ आई थी साफ साफ। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, चारों तरफ ढूंढती देखती है, मेन गेट भी बंद ही था। फिर वापस से जाके अपना बुक पढ़ने लग जाती है। तो हो सकता है उसके ऐसे उसको कहीं से आवाज़ आ गई हो। अब इसके 1-2 दिन बाद ही राज अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है और ये दोनों फ्रेंड्स नीचे कुछ खाने पीने का सामान लेने गई हुई होती हैं। अभी उन्हें गए हुए मुश्किल से 5 ही मिनट हुए होते हैं कि वापस से सेम चीज़ रिपीट होती है जो मान्या के साथ हुई थी, और मान्या ने ये राज के साथ शेयर नहीं की थी। उसे फिर से वही गेट खुलने की आवाज़ आती है, जैसे कोई घर के अंदर आया, फिर किसी ने चप्पल खोली, फिर हॉल का गेट खोला और अंदर वॉक करने की उसको भी आवाज़ आई। उसको लगा कि दोनों आ गई है। वो निकल कर बाहर आया क्योंकि उसने भी अपने खाने के लिए कुछ मंगवाया था, उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। वो चिल्लाते हुए आता, अरे वाह तुम लोग आ भी गई, क्या लेकर आई हो मेरे लिए। और इतना बोल के रूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि पूरे फ्लैट के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था, वहाँ कोई भी नहीं था। उसे लगा कि दोनों इससे मजाक करे और वो कहीं पे जाकर छुप गई है। उसने दोनों कमरे देखे, वॉशरूम देखा, उसके बाद बाहर निकला, इवन टेरेस के ऊपर चढ़ा, वहाँ पर भी देखा, लेकिन पूरे फ्लैट में कोई भी नहीं था। वो कंफ्यूज हो गया कि उसको साफ साफ आवाज़ सुनाई आई है किसी के आने की, ये दोनों आई है नहीं है। वो अंदर गया अपने रूम में, उसने अपना फ़ोन उठाया और अपनी बहन को फ़ोन करके बोला कि दीदी तुम अभी फ्लैट में आई थी ना। तो बोलती नहीं, हम लोग तो मार्केट में हैं, हमको तो आने में भी कभी करीबन 10-15 मिनट और लगेंगे। अब यहाँ राज भी कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आवाज़ तो साफ साफ आई थी। वो भी चीज़ों को इग्नोर करता है। और ये बहुत कॉमन था, उस फ्लैट में जो भी कोई अकेला बचता था उसके साथ ये होता था। उसे ऐसी आवाज़ आती थी कि घर के अंदर कोई आया है, गेट खोल के अंदर आया, वो फ्लैट के अंदर चल रहा है। लेकिन जब देखने आते तो किसी को कोई भी नहीं मिलता था। धीरे धीरे इस फ्लैट में रहते रहते इन लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आने लगे थे। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन थी वो ये थी कि ये लोग को ऐसा लगता था कि फ्लैट में ही पड़े रहो, कहीं बाहर नहीं जाना। थोड़ी देर के लिए लोग बाहर जाया करते थे, इवन कई बार तो ये कॉलेज बंक किया करते थे। राज भी अपनी कोचिंग बंक कर देता था। तीनों मिलकर एक साथ प्लान बनाते कि यार कल फ्लैट में ही रहेंगे। दूसरी चीज़ जो इनके साथ अजीब सी होने लगी, इन लोगों को वैसे नॉनवेज पहले भी खाया करते थे, लेकिन अब ये हार्ड कोर नॉनवेज लवर हो चुके थे। हर दिन इनको नॉनवेज खाना होता था। और ये कैसे खाते थे, ये लोग क्या करते थे, एक साथ 3-4 किलो चिकन ले आते थे, वो बनाते थे और उसको बनाकर प्लास्टिक के डब्बे उन्होंने खरीद रखे थे, उनको बनाकर उन डब्बों के अंदर टुकड़े भर देते थे, अलग अलग पोर्शन बना के, और सिर्फ डीप फ्रीजर के अंदर डाल दिया करते थे। और हर रोज एक डब्बा निकालते थे, उसको गर्म करते थे और खाते थे। और जैसे ही 1-2 डब्बा बचता था, खत्म होने वाला होता था, ये फिर से नया ले आते थे और वापस सेम यही प्रोसेस को फॉलो करते थे। आदत यहाँ तक हो चुकी थी कि इवन अगर कई बार ऐसा हो गया कि यार आज खत्म हो गया और नॉनवेज नहीं लेकर आए हैं, तो लड़ाई हो जाती थी
मतलब एक दिन की बात है, मान्या ने राज को बोला कि तेरा दिमाग खराब है, चिकन खत्म हो गया है, मैं खाऊंगी क्या? और तेरे को पता था कि जब ये खत्म होने वाला है तो एक दिन पहले नहीं बोल सकता था, हम लाकर बनाकर रख सकते थे। मतलब इतना ज्यादा इन लोगों का एडिक्शन हो गया था टुवर्ड्स नॉनवेज कि अगर वो नहीं मिलता था तो ये आपस में लड़ भी मरते थे। तीसरा, ये इस फ्लैट में इसलिए शिफ्ट हुए थे कि इनका पैसा बचेगा, लेकिन इस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद इनका पैसा कैसे खर्च हो रहा था इनको पता नहीं चल रहा था। जो पहले फ्लैट में रहते थे वो बजट को ये ओवर कर गए थे, मतलब सुपर सीड कर गए थे, उससे भी ज्यादा पैसा इनका एक ही महीने में खर्च होने को आ गया था। ये जो राशन खरीद के लाते थे उस राशन के कंजम्पशन की रेट बहुत ज्यादा थी। ऐसा लगता था कि इन 3 लोगों के अलावा कोई चौथा आदमी भी है इस घर के अंदर जो उस राशन को कंज्यूम कर रहा है। एक और चीज जो इन लोगों के साथ हो रही थी वो थी उस वॉशरूम के अंदर। उस वॉशरूम में ये लोग जब भी अपना फेस वॉश करते थे तो फेस वॉश करते टाइम जो अपनी आंखों में पानी डालते हो तो उस टाइम पर उनको ऐसा फील होता था कि मिरर के अंदर उनको एक परछाई सी दिख रही है। एक मोमेंट के लिए वो परछाई दिखती थी और अगले ही मोमेंट पर वो परछाई बिल्कुल गायब हो जा करती थी। जब ध्यान से देखते थे तो कुछ भी नहीं दिखता था, और जब इनका ध्यान कहीं और होता था, जैसे नीचे नजर होती थी, इधर उधर साइड में होती थी, तो उन्हें साफ साफ फील होता था कि मिरर के अंदर कोई परछाई है। आप खुद इस चीज को सेंस कर सकते हो। जब आपको ऐसा फील होता है कि सामने कोई परछाई है और आपकी नजर कहीं और है, तो आपके आंख के किसी कोने से आपको ये सेंस होता है कि इस मिरर में किसी न किसी की परछाई है। अब ये सब तो चल ही रहा था। एक रात को मान्या सोई हुई थी और वही करीबन रात को 2:30 बजे के आसपास उसकी आंख खुलती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है, और जब वो आंख खोलकर देखती है तो उसे अपने सामने एक काली बड़ी सारी परछाई खड़ी हुई दिखाई देती है, और उसको देखते ही वो उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है, उसको गालियां देना शुरू कर देती है। अब एक्चुअली मान्या नींदों में थी और उसकी तरफ उंगली करके बोल रही थी, कौन है तू, क्या कर रहा है यहाँ पे, क्यों परेशान कर रखा है हमको, चला जाए यहाँ से, तू जानता नहीं है तू किससे पंगा ले रहा है। और वो इतनी तेज तेज बोल रही थी कि उसकी आवाज सुनकर उसके पास में सोई हुई शनाया जो थी वो उठ जाती है, उसको हिलाकर बोलती है, क्या कर रही हो तुम, ये नींदों में किसको गाली दे रही हो, सो जाओ चुपचाप। इस तरह से उसको डांट देती है। उसके बोलते ही मान्या अपने बिस्तर के ऊपर सो जाती है। सुबह जब लोग उठते हैं तो शनाया राज को बताती है कि तुम्हारी बहन ना रात को पता नहीं किसको नींदों के अंदर गालियां दे रही थी। जब मान्या बात सुनती है तो उसे कुछ याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसको रात को एक सपना आया था और उसके अंदर से कुछ काली सी परछाई दिखी थी। तब शनाया ने उसे बताया कि तुम उसको पता नहीं कितनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी और रात को नींदों के अंदर चिल्ला रही थी। उसकी बात सुनकर जब मान्या ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसने उसको बताया कि हाँ यार, रात को जब मैं सो रही थी ना तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा गला दबाया है, और जब मैंने आंख खोली तो मेरे सामने एक बड़ी सी काली परछाई खड़ी हुई थी और मैं उसी को मतलब बहुत तेज से उसके ऊपर चिल्ला रही थी। उनकी ये बात सुनकर राज बोलता है कि क्या दीदी, तुम ना बहुत ज्यादा सोचती हो आजकल, ये सब कुछ नहीं है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल कर रहा है। एक्चुअली राज इन सब चीजों के अंदर नहीं मानता था, और दूसरा वो इन दोनों को डराना भी नहीं चाहता था। तो वो यही बोलता है कि ये तुम सब लोगों का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन शायद राज की बातें वहां पर कोई और भी सुन रहा था और उसका ये वहम भी बहुत जल्दी दूर होने वाला था। उसी रात को करीबन रात के 1 बजे के आसपास ये सब लोग अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। ये दोनों लड़कियां एक कमरे में सोती थी और दूसरे कमरे में राज सोया करता था। और तभी इनको अपनी छत के ऊपर किसी के बहुत तेज तेज चलने की आवाज आती है। ऐसा होता है ना, जब आपकी छत पे कोई चल रहा हो बहुत तेज तेज तो उसके कदमों की आवाज आपको सुनाई आती है। वो आवाज सुनकर राज उठता है, अपने कमरे से भागकर सीधा अपनी बहन के कमरे में जाता है, इन दोनों के कमरे में, और वहां जाकर देखता है तो वो भी दोनों के दोनों उठी हुई थी। और वो आकर बोलता है, सुना तुमने, ये सब क्या हो रहा है? तीनों के तीनों बुरी तरह डरे हुए थे क्योंकि अब भी वो चलने की आवाज साफ साफ इनको सुनाई आ रही थी। ये तीनों मिलते हैं और मिलकर एक साथ छत की तरफ जाते हैं। तीनों सीढ़ियां चढ़कर, जो उनके बाहर निकलकर टेरेस की सीढ़ियां थी, उन पर चढ़कर वो छत पे जाते हैं। देखते हैं छत बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, छत पर कोई भी नहीं था। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर उनको एक छत पर किसी के चलने की आवाज कैसे आ रही थी। मैं एक और चीज आपको बता दूं, इनकी छत तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था इनके फ्लैट का मेन डोर। उसी से कोई आएगा तभी उन सीढ़ियों को चढ़कर छत पे जा सकता है, क्योंकि ये टॉप के भी टॉप फ्लोर पर था। आसपास कुछ भी नहीं था कि अड़ोस पड़ोस से कोई कूदकर इनकी छत के ऊपर आ सके। ये लोग तीनों उतरकर नीचे आते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि आखिर आवाज कैसे आ रही थी। ये जाकर अपना मेन डोर भी चेक करते हैं, कहीं कोई आया तो नहीं था।
उन्होंने देखा तो इनका जो डोर था वो भी लॉक्ड था। कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ चेक करने के बाद ये वापस से हॉल के अंदर जाने वाले थे कि तभी अचानक से सीढ़ियों के ऊपर रखा हुआ एक प्लांटर नीचे गिरता है धड़ाम से। उसके गिरते ही बहुत तेज आवाज होती है और ये सबके सब उसकी तरफ देखते हैं तो वो कोई हल्का फुल्का प्लांटर नहीं था, वो सीमेंट का बड़ा प्लांटर था जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी और पौधा लगा हुआ था और वहां ऐसे कोई हवा भी नहीं चल रही थी कि जिससे वो इतना भारी प्लांटर अपने आप नीचे गिर जाए। उसके टूटते ही तीनों घबरा जाते हैं और भागकर सीधा अंदर जाकर एक कमरे के अंदर तीनों अपने आप को बंद कर लेते हैं। अभी उस कमरे में अपने आप को बंद किए हुए इनको 5 मिनट ही हुए थे कि इनके डोर के ऊपर एक हल्की सी नॉक होती है। वो नॉक की आवाज सुनकर तीनों के तीनों बिल्कुल चौकन्ने हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर बाहर कौन है, लेकिन ये गेट नहीं खोलते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद ये नॉक की आवाज बढ़ती है। अभी तीनों बुरी तरह घबरा गए थे। इन्हें लग रहा था कि कोई चोर या कुछ है जो इनके घर में घुस गया या फिर कुछ और है जो इनके साथ इनके फ्लैट में रह रहा है। और फिर वो नॉक्स इतनी बढ़ गई थी, इतनी तेज हो गई जैसे कोई घूंसे से उनके दरवाजे को मार रहा हो। ये तीनों बुरी तरह घबरा गए और इन तीनों ने, एक ने हनुमान चालीसा चला ली अपने फोन के अंदर, एक ने महामृत्युंजय जाप जो था वो चला दिया और जो इनको समझ में आ रहा था वो चला के तीनों एक साथ बैठ गए। इधर वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उधर ये नॉक्स बंद हुई। उसके बाद इनको बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी जैसे कोई दर्द के अंदर कराह रहा हो। थोड़ी देर तक ये लोग डरते रहे, फिर पता नहीं कहाँ से मान्या के अंदर ताकत आती है। वो उनसे बोलती है कि अब बाहर चलकर देखते हैं आखिर क्या है। शनाज को बार बार मना करती है और वो एकदम से गेट खोल देती है रूम का और गेट खोलकर देखती तो बाहर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी। बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन किसी के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि आखिर गेट को बार बार नॉक कौन कर रहा था और ये रोने की आवाज किसकी थी। इसके बाद पूरी रात कोई आवाज नहीं हुई, सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। शायद वहां पर जो भी कुछ था वो सिर्फ इनको अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाह रहा था। इस रात के बाद से ये तीनों के तीनों एक साथ एक ही कमरे में सोने लगे क्योंकि अब इनमें हिम्मत नहीं थी कि अलग अलग सो पाए। फिर चीजें इनके साथ, अब ये तो मतलब कि आप समझते हो किसी आप जगह रह रहे हो, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो कि आवाज रोज से आती है। ऐसा भी नहीं था कि हर दिन ही आवाज आया करती थी, कभी आती भी थी, कभी नहीं भी आती थी, कई बार ये भी इग्नोर कर दिया करते थे। ऐसे चीजें चल रही थी। फ्लैट, क्योंकि इनके लिए फ्लैट शिफ्ट करना इतना आसान काम नहीं था, बड़ी मुश्किल से फ्लैट मिला था और दूसरा कोई ना कोई ऐसा फोर्स था जो इनको फ्लैट के अंदर बांधे हुए था। इतना कुछ होने के बाद भी इनके मन में ये नहीं आता था कि यार फ्लैट को खाली करके चले जाएं। फिर राखी के टाइम पर इनके एक भैया इनके घर पर आते हैं और वो जो भैया आए वो 2-3 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए थे और वो जिनके भैया थे उनको ना उस वॉशरूम में जाने बड़ा अजीब सा लगता था। मतलब वो कतराते थे उस वॉशरूम में जाने से, वो कॉमन वॉशरूम को यूज़ करने की जिद किया करते थे बार बार। उन्हें बड़ा अजीब सा लगता था वॉशरूम में। उन्होंने एक बार रात से बोला भी कि यार तुम्हारा ये वॉशरूम बड़ा अजीब सा है। और उसने पूछा कि भैया क्या हुआ? बोले यार पता नहीं, जब उसके अंदर मुंह धो रहे होते तो ऐसा लगता है कि आपकी परछाई के साथ साथ कोई और भी वहां पर परछाई खड़ी। तो हंसता बोलता है भैया ऐसा कैसे हो सकता है, आप भी कैसी बात कर रहे हो। एक्चुअली वो अपने भैया को ऐसे कुछ बताना नहीं चाहते थे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बट उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया। यार हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा हो। फिर लोगों ने मूवी देखने का प्लान बनाया कि सब लोग शाम को मूवी देखने चलेंगे, 6 से 9 वाला जो शो होता है उसको। और सभी लोग बिल्कुल रेडी थे, लेकिन शाम को 5 बजे के आसपास जब ये लोग निकलने लगे तो एकदम से शनाया को थोड़ा अजीब सा फील हुआ। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, उसको कमजोरी सी फील हो रही थी। तो उसने कहा कि यार एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा यहीं पे रेस्ट करूंगी। अब वैसे ही लोग अकेले रहना प्रेफर नहीं किया करते थे, लेकिन इनके फ्लैट में जो भी चीज़ें होती थी सब रात को 12-1 बजे आधी रात के बाद ही होती थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 9-10 बजे के आसपास ऐसा कुछ होता हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट में मॉर्निंग के अंदर कुछ भी नहीं रहा था। जब सुबह की रोशनी होती थी तो बिल्कुल नॉर्मल फ्लैट की तरह रहता था, लेकिन शाम ढलने के बाद, अंधेरा होने के बाद ही ये सब चीज़ें हुआ करती थी। बीच बीच में वो जो दरवाज़ा स्लाइड होने की आवाज़ सब 5 बजे के बाद शुरू होती थी, लेकिन ये जो छत पे घूमने की आवाज़ है ये सब कभी भी शाम के टाइम पर नहीं आती थी। तो शनाया ने कहा कि तुम लोग जाओ, मैं रह लूँगी, बस तुम लोग टाइम से आ जाना। उसने मान्या को बोला, बोले तू चिंता मत कर, हम लोग आ जाएंगे। शनाया अपनी कुछ दवाई वगैरह लेकर अपने बिस्तर पे जाके लेट गई चद्दर ओढ़कर। वो भी लेटी थी कि तभी अचानक से कोई उसकी चद्दर खींच देता है। वो चद्दर खींचते एकदम से उठती और चारों तरफ देखती तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और इधर उसकी चद्दर खींची थी और उधर ऊपर छत के ऊपर किसी दौड़ने की आवाज़ें शुरू हो गई थी। अब शनाया बुद्धू से डर गई थी कि ये जो सीन रात को हुआ करता था वो अभी शाम के टाइम उसने देखा। फ़ोन तो करीबन 8 बज रहे थे। उसने फटाफट से अपना फ़ोन निकाल के मान्या को फ़ोन मिलाया,
लेकिन शायद वो लोग मूवी देख रहे थे, उसका फ़ोन साइलेंट था, उसने उस फ़ोन को अटेंड नहीं किया। 2-3 बार फ़ोन करने के बाद वो बुरी तरह घबरा गई और वो वहीं अपने बिस्तर के ऊपर बैठी रही। अब उसका जो बेड था वो बिल्कुल कमरे के बीच में था, उसके चारों तरफ घूमने की जगह थी। वो सिर्फ़ बैठी कुछ सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसके पीछे से कोई निकला। उसने घूम के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वापस से वो बैठी और फिर से उसने देखा, होता है ना आपकी इस कॉर्नर ऑफ आई से दिखता है पीछे से कोई निकला। फिर से उसे फ़ील हुआ कि एकदम से कोई निकला और उसके बालों के ऊपर हवा का एक झोंका सा लगा ठंडा। उसने फिर घूमा और वो बुरी तरह से घबरा गई थी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर है। वो रोने लग गई थी, उसने फ़ोन में हनुमान चालीसा चलाई, अपने दोनों हाथ ऐसे बंद, आँख बंद कर ली, दोनों हाथ ऐसे बंद कर लिए और हनुमान चालीसा के ऊपर सुनी जा रही है, उसके ऊपर फ़ोकस करे जा रही है और बस भगवान से प्रार्थना करे जा रही है कि कोई उसको बचा ले, बचा ले, बचा ले। और उसको बहुत भयंकर प्रेज़ेंस वहाँ पर फ़ील हो रही थी। पता नहीं कितनी देर गुज़री, कितनी देर नहीं गुज़री, शनाया को अगली बार होश आया जब उसकी डोरबेल बजी। डोरबेल बजी तब जाकर उसकी जान में जान आई। वो भागकर गेट खोलती है और देखती है कि वो तीनों लोग वहाँ पर सामने खड़े हुए थे। वो सीधा मान्या की तरफ देखती है और मान्या उसका चेहरा देखते ही ये समझ जाती है कि कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन साथ में उनके भैया भी थे। वो उस टाइम पर कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप जाके अपने बिस्तर पर सो जाती है। ये लोग भी आते हैं, अपनी-अपनी जगह पर सो जाते हैं। मतलब शनाया और मान्या एक रूम में सोती है और उनके दोनों भाई दूसरे रूम में सोते हैं। उस रात ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। सुबह उठकर शनाया मान्या से बोलती है कि सुन, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है। तो उसकी बात सुनकर मान्या बोलती है, क्या क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया तुझे, कोई प्रॉब्लम है, तुझे मेरे भाई से कोई प्रॉब्लम है? तो बोलती है, नहीं यार, तुम लोगों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस घर में कुछ ना कुछ है और मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। तो उसने बोला कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो बोलती है, यार तुम लोगों को नहीं पता है कि रात को कैसे आवाज़ आती है, और तुम जब कल चले गए थे ना, तो उसने सारा किस्सा बताई, कैसे उसकी चद्दर खींची, कैसे उसकी आवाज़ आई। उसने बोला कि मैं इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। तो मान्या ने कहा, तू पेशेंस रख, आज शाम तक भैया चले जाएंगे, फिर उसके बाद बैठकर अपन तीनों इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। अब अगले दिन इनके भैया चले जाते हैं और उनके जाने के बाद तीनों साथ में बैठते हैं और पूरा डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, डिस्कशन करना शुरू करते हैं। मान्या बोलती है शनाया से कि देखिए, मेरा भाई जो है ना, ये सब इन चीज़ों में मानता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि इस घर में जब से हम लोग आए हैं, हमारी लड़ाइयाँ बढ़ गई है, रात को इस तरह की आवाज़ें आना, हमारा खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और नॉनवेज तुमने ऑब्जर्व किया, हम लोग कितना नॉनवेज खाते हैं, 5-5 दिन तक कोई नॉनवेज खाता है। इतना नॉनवेज खाना भी अच्छा नहीं होता है। हम पहले वाले फ्लैट में भी तो आराम से रहते थे, वहाँ हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है। शनाया भी बोलती, गड़बड़ है, मुझे तो अच्छे से पता है, कल रात को मेरे साथ जो हुआ है वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और इस तरह से ये तीनों बातचीत करते हैं और फिर और क्लूज को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। यहाँ पर इनको ध्यान आता है चंदन के बारे में। अब ये चंदन कौन है? इनकी जो लैंडलॉर्ड थी, मकान मालकिन थी, उसका ये एक नौकर बोल सकते हो या माली था। उसका काम था कि वो हर रोज इनके फ्लैट में जो पौधे लगे हुए थे, उन पौधों पे पानी देने आया करता था। अब पौधों में पानी तो ये भी लोग दे सकते थे, लेकिन उस मकान ने स्ट्रिक्टली कहा हुआ था कि आप में से कोई भी पौधों में पानी नहीं देगा, चंदन ही ये काम करता है और चंदन ही ये काम करेगा, क्योंकि उसे अपने पौधों से बहुत प्यार है। बड़ा स्ट्रेंज सा उसका ये स्टेटमेंट था, बट ठीक है, इनको लगता था कौन पानी डालेगा, बढ़िया, अपनी तो टेंशन खत्म है। तो चंदन रोज सुबह वहां पर आया करता था और वहां पर आने के बाद वो जब छत पे चढ़कर पेड़ों पर पानी डाल रहा होता था, तो वो कभी भी चुपचाप नहीं बैठता, तो आते बोलता, और राज भाई क्या हालचाल, राज भाई उठ गए क्या? मतलब इस तरह से कि सामने से उसको कोई ना कोई आवाज आती रहे, जिससे वो किसी चीज से डरता था। जब वो इस फ्लैट के अंदर घुसता था, तब भी उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी रहती थी और वो इधर चारों तरफ देखता रहता था, जैसे को किसी को ढूंढ रहा हो। एक दिन इन लोगों ने उससे बैठ के बात भी की, तो उसने उससे इन लोगों से कहा कि आप लोग सब ठीक हो, फ्लैट में सब बढ़िया है? तो उन्होंने बोला, हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। बोला, आपसे पहले भी यहाँ पर ना 2 लड़कियां रहती थी। इन लोग, अच्छा, फिर वो खाली क्यों कर गई? बोले, कुछ नहीं, एक दिन रात की बात है। होता ना, कई लोग बतौने होते हैं और बताना चाहते हैं, पर उनको अंदर से वो रहता है कि मालिक ने मना किया, वो बता नहीं सकते। तो हिंट इनको पहले भी दे चुका था, बट इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया था। उसने बताया कि यहाँ पर 2 लड़कियां रहा करती थी और एक दिन रात के टाइम पर उस लड़की का फ़ोन मेरे पास आता है कि चंदन भाई, आप जल्दी यहाँ पर आओ, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, यहाँ बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है। तो उसने लैंडलॉर्ड को भी फ़ोन कर दिया, वो दोनों यहाँ पर आए। तो उन्होंने आके देखा, तो जो लड़की थी उसने ड्रिंक कर रखी थी और वो बाहर सीढ़ी पे बैठ कर रो रही थी कि मैं इस फ्लैट के अंदर नहीं रहूँगी, इस फ्लैट के अंदर कुछ है। तो मकान मालिक उसके ऊपर चढ़ गई कि तुम एक तो दारू पीती हो और उसके बाद ये सब नौटंकियाँ कर रखी है, बताओ क्या है। तो वो लोग अंदर जाते हैं, तो अंदर जाकर वो देखते हैं तो फ्लैट के अंदर एक चमगादड़ थी, जिसकी वजह से ये सब आवाज़ें हो रही थी। और उसके बाद वो उसके ऊपर चलाती कि देखो,
तुम्हारे घर के अंदर तुम लोगों ने चमगादड़ घुसा रखी है और तुम बेमतलब में इस फ्लैट को बदनाम करने लगे, कुछ है कुछ है कुछ है, तुम लोग कल इस फ्लैट को खाली कर दो। और इस तरह से उन्होंने उन दोनों लड़कियों से इस फ्लैट को खाली करवा लिया था। तो इन लोगों ने बोला कि अच्छा। फिर उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने ये फ्लैट बहुत लंबे टाइम तक किसी को भी किराए पर नहीं दिया। अब आप लोग इसमें आकर रहने लगे हो, और पिछले वाले जो 2 लड़कियां थी ना, वो तो 2 महीने भी नहीं रुक पाई थी। वही सब बातें कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक कोने पे टिकती है, और कोने में नज़र टिकते एकदम से अपनी नज़र नीचे करता है और बोलता है अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। और बिना कुछ बोले वो वहां से निकल जाता है। उस टाइम इन लोगों ने साफ साफ उसके चेहरे पर एक डर देखा था, बट उस टाइम पर उन्होंने इस चीज को नोटिस नहीं किया, मतलब कि अचानक से वो क्यों ऐसे घबरा के भाग गया है। खैर ये सब होने के बाद अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग इस फ्लैट को खाली कर देंगे, और इसके लिए इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगले दिन ये ब्रोकर के पास जाएंगे। लेकिन उसी रात सोते हुए, मतलब सब सो गए थे, सब आराम से सो रहे थे, कोई ऐसा मूवमेंट नहीं। सुबह जब उठे तो मान्या के हाथों पर, गले पर, यहाँ पर स्क्रैचेस के निशान से किसी ने नाखून से उसके ऊपर स्क्रैच किया। तो सुबह उठी, उसने देखा तो उसने सबको बताया। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कोई कीड़ा वगैरह खा गया हो, बट कीड़ा वगैरह काटता है तो किसी एक जगह पर निशान होता है, उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में निशान थे, जैसे किसी ने आकर रात के उसके शरीर के ऊपर, मतलब कहता ना, खींचा हो, कुरेदा हो। खैर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं था इस बात का कि आखिर ये हुआ क्या। लेकिन जैसे उन्होंने डिसाइड किया था, अगले दिन ये उस ब्रोकर के पास पहुंचे। एक ब्रोकर था वहां पर, उसी बिल्डिंग के आसपास ही उसका ऑफिस था। वहां पर जाकर वो बोलते हैं कि अंकल हम लोग को ना फ्लैट चाहिए, सेक्टर 7 या सेक्टर 8 में कहीं पर मिल जाए, लेकिन हमको फ्लैट इमीडिएट चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, देखते हैं, एक बार ये बताओ कि तुम लोग अभी कहाँ रह रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हम वो 98T पर रह रहे हैं, उसके टॉप फ्लोर पर। तो बोला क्या 98T टॉप फ्लोर पर? बोलते हाँ। तो उन्होंने उसके जो लैंड लेडी थी उसका भी नाम बताया, उनके यहाँ पे तुम रह रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ हम वहीं पर रह रहे हैं। तो उसने बोला कि अच्छा क्या दिक्कत आ रही है बेटा तुम लोगों को? तो उन्होंने उनको कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं बस अंकल हमारा वहाँ पर रहने का ना मन नहीं कर रहा है, हमें वहाँ पर अच्छा नहीं लगता, हमको फ्लैट चेंज करना है। अभी हमको यहाँ पे शिफ्ट हुए करीबन 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन हमें वहाँ ठीक नहीं लगता है। तो उन्होंने बोला हाँ बेटा मैं समझ सकता हूँ तुम लोग को वहाँ क्या दिक्कत आ रही होगी। देखो बेटा जान है तो जहान है, हम लोग ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहाँ पे हमारा मन नहीं लगता है या कुछ परेशानी होती है ना। जान है तो जहान है। ये बात उसने 3-4 बार बोल दी उनके सामने, और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कोई फ्लैट देखता हूँ और तुम लोग चिंता मत करो और थोड़ा अपना ध्यान रखो, पूजा वूजा किया करो घर के अंदर। इतना बोल के उन्होंने उनको बोल दिया कि आप लोग जाओ। अब जब वो उस बूढ़े अंकल से, मतलब जो ब्रोकर था वो बेसिकली एजेड अंकल थे, वो 30 साल से इस एरिया के अंदर काम कर रहे थे, और उनके चेहरे के हाव भाव देखकर मान्या कंफर्म हो चुकी थी कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो इनसे छुपाई जा रही है। उसने अपने भाई और अपनी फ्रेंड दोनों को बताया कि देखो मैं तुमसे कह रही हूँ, अभी कंफर्म हो चुका है उन अंकल की बातों से भी, वरना वैसी बातें हमसे नहीं करते, वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अब इनका उस फ्लैट के अंदर जाने का मन भी नहीं कर रहा था। एक और चीज़ जो मान्या ने यहाँ पर बताई कि वो फ्लैट में जब ये पहुंचते थे तो पूरी दुनिया से बिल्कुल कट गए हैं, बिल्कुल सुनसान सा वो फ्लैट रहता था, बिल्कुल आइसोलेटेड सी उसकी फीलिंग रहती थी। बाहर वो निकलते थे, इतनी चहल पहल, इतना सब कुछ होता था, लेकिन जैसे उस फ्लैट के अंदर घुसते थे तो कभी आप शमशान घाट गए हैं, जैसे वहाँ बिल्कुल अजीब सी शांति रहती है, बिल्कुल वैसी की वैसी शांति उस फ्लैट के अंदर रहती थी, जैसे वहाँ पे कोई मरा हुआ हो। इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब काम करते हैं, सब लोग अपने अपने घर जाते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर वापस आएंगे। उसी शाम ये लोग पहुंचे, थोड़ा बहुत अपना सामान पैक किया बैग के अंदर और अपने अपने घर के लिए निकल गए करीबन 7 दिनों के लिए। मान्या और राज अपने घर पहुंचे। अपने घर पहुंचने के बाद मान्या ने अपनी मम्मी को सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने वहां पर एक फ्लैट शिफ्ट किया है जिसका किराया कम था, और उस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद से उनके साथ साथ ये सारी चीज़ें होने लगी। तो उसकी मम्मी ने उसकी बात को सुना और कहा कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, चिंता मत करो, हमारे एक जानकार पंडित जी हैं, हम उनके पास चलते हैं, वो बहुत सिद्ध और बहुत पहुंचे हुए हैं, वो इस चीज़ का इलाज कर देंगे और जब तुम वापस जाओगे तुम्हें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो लोग उन पंडित जी से मिले, उन पंडित जी से बात की गई तो उन पंडित जी ने बताया कि भाई उस फ्लैट के अंदर कोई प्रेत बाधा है और उसकी वजह से ये सब हो रहा है, पर आप लोग चिंता ना करें, मैं आपको इसका उपाय कर देता हूँ। तो उन्होंने उनको कुछ सामान दिया, उन्होंने उनको एक धूप लोबान और धूप ज्योति वो दी, उसके बाद कुछ और सामग्री दी और कहा कि आप जब वापस वहाँ पर जाओ तो 11 दिनों तक लगातार इसको जलाना और जलाकर पूरे घर में घुमाना, और घुमाने के साथ साथ तुम ये मंत्र पढ़ना। 11 दिनों के बाद वहाँ पर जो भी कुछ है वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा और आप लोग फिर आराम से वहाँ पर रह सकते हो। इनकी मम्मी को उन पंडित जी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो उन्होंने कहा कि देखो पंडित जी ने सब इलाज कर दिया, तुम घबराओ मत, वहाँ जाके तुम ये काम करना,
फिर तुम्हें डर लगना बंद हो जाएगा और घर के अंदर भगवान की पूजा किया करो। तो इस तरह से उनको समझाया गया। 4-5 दिन वो वहाँ पे रुके और उसके बाद वापस से ये लोग अपने उसी फ्लैट पर पहुंचे। अभी लोग फिर अपने फ्लैट पर पहुंचे और वहाँ पर ये लोग पहले सारे रूम लॉक करके गए थे। तो इनका एक रूम था, जो रूम ना जनरली बहुत ज़्यादा ठंडा रहा करता था। मतलब ऐसे टॉप फ्लोर पे था, जो 2 रूम जो थे उनमें से एक रूम गर्म रहता था, लेकिन दूसरे रूम में एसी भी लगा हुआ था और एसी बंद भी हो तो उसका टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता था, ठंडा। तो ये लोग कई बार डिस्कस भी करते थे, तो राज बोलता था कि देखो रात भर इसमें एसी चलता है इसलिए बिल्कुल ठंडा सा रहता है। खैर, ये लोग पहुंचे, पहले उन्होंने मेन गेट खोला और फिर राज जो था वो उसी कमरे पे गया जो ठंडा रहा करता था। उसका जाके उसने गेट खोला। गेट खोलते उसको एकदम ज़्यादा धक्का सा लगा, जैसे कुछ बाहर निकला हो उस रूम में से, और बिल्कुल अंधेर गुप्त वो रूम हो रखा था, बिल्कुल ऐसा धुआं धुआं सा उसे फील हुआ। वो जैसे अंदर गया उसका सिर भारी हो गया बहुत तेज, और वो बाहर निकल के आया अपना सिर पकड़ के। तो उससे पूछा माने ने कि क्या हुआ, बोले पता नहीं एकदम से बहुत तेज सिर भारी हो गया है। फिर वो वापस से अंदर गया और जाकर उसने कमरे की लाइट जलाई, तो उसने देखा कि उस कमरे की लाइट ही खराब हो गई थी, लाइट जली नहीं रही थी। अच्छा, ये अभी करीबन 7:30 के आसपास का टाइम, 7 साढ़े 7 के आसपास का टाइम हो चुका था, अंधेरा हो गया था। वो दूसरे कमरे में जाता है, उसकी लाइट जलाता है। उसके बाद ये लोग सब उसी कमरे में रहते हैं क्योंकि दूसरे कमरे की तो लाइट खराब हो गई थी। फिर वो चंदन को फ़ोन करता है, बोलता है कि हमारे इस कमरे की लाइट खराब हो गई है, आप जल्दी से ठीक करवा दो। चंदन बोलता है हाँ हाँ करवाता हूँ। लेकिन 2 घंटे गुजर जाने के बाद भी चंदन कोई इलेक्ट्रिशियन को लेकर वहाँ पर नहीं आता है। अब आज की रात ये सब लोग इसी एक कमरे में सोते हैं, इसकी लाइट जल रही थी और दूसरा जो कमरा था उसकी लाइट जल नहीं रही थी। लेकिन उस कमरे के बाहर से जब भी गुजर रहे थे तो इनकी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वो कमरे के अंदर से ऐसी खतरनाक फीलिंग आ रही थी जैसे उस कमरे के अंदर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई, कोई लाश पड़ी हुई है। उनको ऐसा सेंसेशन हो रहा था। ये तीनों बहुत ही बुरी तरह से डरे हुए थे और उस एक कमरे में रात को सो रहे थे। अभी रात हुई थी, इनको नींद वींद तो नहीं आई थी और इनको उस पड़ोस वाले कमरे में से आवाज आना शुरू हुई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस पड़ोस वाले कमरे के अंदर कोई चल रहा है और वहां से अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी। मतलब कोई कुछ बोल रहा है लेकिन उनको कुछ क्लियरली सुनाई नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से इन्होंने ये रात काटी क्योंकि होता ना प्रेजेंस से फील हो रही है। और दूसरा, आप सोच रहे हो कि जो घर से सामान लाए थे वो इन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि इनकी मम्मी ने कहा था कि नहा धोकर ये काम करना है और उस दिन पहुंचते पहुंचते इनको शाम हो गई थी। तो जैसे तैसे ये लोग सब बैठे रहे रात भर। इन्होंने वही अपना हनुमान चालीसा चलाया, महामृत्युंजय जाप चलाया फ़ोन के अंदर, और सुबह कहीं जाकर जब रोशनी हुई तब जाकर ये लोग सोए। पूरी रात ये लोग जागे रहे। सुबह कोई हलचल इनके फ्लैट में नहीं हुआ करती थी, तो आराम से करीबन 2-3 बजे तक सोए। 3 बजे ये लोग उठे। उठने के बाद मान्य ने कहा कि अब मैं नहा धोकर और जो उन पंडित जी ने अपने को लोबान और वो धूप दी उसको जलाऊंगी। अब वो उस वॉशरूम में नहाने जाती है। अब जैसे ही मान्य वहां पर नहाने बैठी, उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ। उसने घूम कर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन उसे साफ सा लगता है कोई है उसके साथ में वहां पर उस बाथरूम में। उसने फटाफट से 2 डब्बे अपने सिर के ऊपर डाले और सीधा बाथरूम से निकल के बाहर भाग गई, क्योंकि उसने वो डिटरमाइन कर रखा था कि उसको आज वो काम करना है। और फिर उसके बाद उसने फटाफट चेंज वगैरह किया और वो अपना थैला निकालते, इसके अंदर वो सारा सामान था। वो धूप वो निकालते, एक मिट्टी का प्याला था जिसके अंदर उसको वो धूप जलानी थी और वो मंत्र पढ़ने थे। उसने वो धूप उसके अंदर डाली, माचिस से उसमें आग लगाई, और जैसे उसने माचिस से आग लगाई, इससे पहले भी उसने अपनी लाइफ में धूप जलाई है। धूप धीरे धीरे करके जलती, लेकिन वो एकदम से बहुत बड़ी लौ होकर जली। और जैसे वो लौ जली, उनको अपनी इधर साइड में से एक आवाज आई, ये क्या कर दिया। जी हाँ, कुछ इसी तरह से उनको एक बहुत ब्लरी सी आवाज आई, जिसे एक आदमी जानवर की मिक्स होकर आवाज आती है और ये कह रहे हैं कि ये क्या कर दिया। अब इसके बाद माने ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और मंत्र पढ़ते पढ़ते उसने वो प्याला उठाया अपने हाथ में, पूरे घर के अंदर घुमाने लगी। और पूरे घर के अंदर, कमरों के अंदर घुमाकर वो उस कमरे में पहुंची जो कि बहुत ठंडा था। लास्ट रात को इसमें से आवाज आ रही थी और उस धूप को उसने वहां अंदर रख दिया। अब जैसे ही उसने उस धूप को वहां पर अंदर रखा, उसका पूरा शरीर थर 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 कांपने लगा। उसको बुरी तरह से ठंड लगने लगी और इस तरह बड़बड़ाने लग गई बुरी तरह से, और बहुत तेज उसको सर्दी लगती है। वो अपने भाई को लगा सर्दी लग रही है, और सीधा बाहर निकलकर वो बिस्तर पर पड़ जाती है। उसको 1 कंबल, 2 कंबल, 3 कंबल, 4 कंबल उड़ा दिए जाते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी, क्या क्या बोल रही थी, और शिवर कर रही थी बहुत तेज। उससे पूछते थे ठंड लग रही है, इतना ही वो बोल पा रही थी, ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही थी। और ऐसा लगता है इसके अंदर तक उसकी हड्डियां जो है वो भी ठंडी हो गई थी। इतनी ठंड उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। और ये दोनों उसके हाथ पैर मसले में लगे हुए हैं। जब कुछ समझ में नहीं आता तो एकदम से राज को अपनी माँ का ख्याल आता है, अपनी मम्मी को फोन करता, बोलता है कि मम्मी वो धूप जलाती तो दीदी को बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो वो बोलती है कि तुम रुको, मैं पंडित जी को लाइन पे लेती हूँ। फिर वो पंडित जी को लाइन पे लेती है और वो राज से बोलती कि, मतलब पंडित जी राज से बोलते हैं कि फोन उसके कान पे लगाओ। उसके फ़ोन कान पे लगाते ही पंडित जी पता नहीं कुछ उसके कान में बोलते हैं और उसके बाद करीबन 15 मिनट के अंदर अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अब ये सब होते ही उनको समझ नहीं आता कि एकदम से क्या हुआ। उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो बोले कि मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी और
पता नहीं आज तक कभी ऐसी ठंड मुझे लगी नहीं है। इन लोगों को लगा था कि वो धूप जलाने पर शायद जो भी चीज़ है वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन वो जो भी कुछ वहाँ पर था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। इसके थोड़ी देर के बाद ये लोग सब एक ही कमरे के अंदर थे, कमरे को उन्होंने लॉक किया हुआ था और इनके गेट पर फिर से वो नॉक शुरू होती है। पहले वो नॉक धीरे होती है और फिर धीरे धीरे उस नॉक का साउंड बढ़ता जाता है और आज उस नॉक की जो इंटेंसिटी वो इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई गेट तोड़कर अंदर घुस जाएगा। वो तीनों बुरी तरह घबराए हुए थे। फिर एकदम से नॉक की साउंड एकदम से बिल्कुल बंद हो गई, बिल्कुल सब कुछ साइलेंट हो गया और उसके 2 मिनट के बाद ऊपर छत के ऊपर ये जो भी कुछ था वो छत पर पहुंच गया और छत पर दौड़ने की आवाज़ शुरू होने लगी। और सिर्फ दौड़ने की आवाज़ नहीं, ये सब इनके साथ पहले भी होता था, लेकिन आज इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। एकदम से जो प्लांटर पड़े हुए थे उन प्लांटर्स को उठा उठा के जैसे कोई छत के ऊपर फेंक रहा हो, इस तरह से आवाज़ आ रही थी। ये तीनों बुरी तरह घबरा गए थे कि करे तो क्या करें। ये लोग ये सोच कर आए थे कि इस चीज़ से इनको छुटकारा मिलेगा, लेकिन शायद ये धूप जलाने की वजह से यहाँ पर जो भी कोई एंटिटी थी वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। ऊपर सब कुछ तहस-नहस करने के बाद फिर एकदम से वो नीचे आ गया और इन लोगों को मतलब अपने कमरे के बाहर कोई भागता-भागता दिख रहा है, बार-बार दिख रहा है, मतलब फ़ील हो रहा है कि कोई इनके कमरे के बाहर भाग रहा है। अब ये तीनों डर के मारे भाई साहब एक ही कंबल में कमरे के कोने के अंदर जाकर बैठ गए। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी, वो कमरे के अंदर कंबल के अंदर घुसे हुए थे। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से कंबल से मुँह बाहर निकाला और देखा पंखे पर, तो एकदम से इनको ऐसा लगता है कि पंखे के ऊपर कोई बैठा हुआ है और फिर एकदम से गायब हो गया, फिर एकदम से बैठा हुआ, फिर एकदम से गायब हो गया। इन्होंने फिर से कंबल ओढ़ लिया। जैसे मैंने आपको बताया है कि दुनिया का कोई भी हथियार जब फेल हो जाता है तो सबसे खतरनाक हथियार है कंबल। आपके सामने कोई भी सुपर नेचुरल एंटिटी आ जाए, आप कंबल के अंदर चले जाओ, कोई भी एंटिटी उस कंबल के अंदर एंटर नहीं कर सकती। और सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई। ये कंबल में घुसे रहे और इन्होंने दोबारा बाहर ही नहीं निकाला अपना मुंह कि बाहर जो चल रहा है चलने दो। इनको लगातार पूरी प्रेजेंस फील होती रही, सब कुछ फील हो रहा था, लेकिन इन तीनों ने एक बार भी उसके बाद ये देखने की कोशिश नहीं की कि बाहर क्या है और क्या नहीं है। जैसे तैसे वो रात गुजरी। ये पहला दिन था जब इन्होंने वो धूप जलाई थी। सुबह कहीं जाके सब कुछ शांत हुआ, ये लोग फिर दिन में सोए। अब कॉलेज वाले तो सब भूल चुके थे। अगले दिन फिर ये करीबन वही 2-3 बजे के आसपास उठते हैं। अच्छा, ये जो काम इनको करना था वो रोजाना 5 बजे को ही करना था। इस बार उन्होंने क्या किया, अपनी मम्मी को फ़ोन किया, बताया कि कल क्या-क्या हुआ था। तो उसकी मम्मी ने इनको समझाया, बोले पंडित जी ने कहा है कि 11 दिन तक लगातार चाहे कुछ भी हो जाए ये काम ज़रूर करना है। 5 बजे उसने वापस नहा धोकर वो धूप जलाने के लिए बैठी और इस बार उसने अपनी मम्मी को भी फ़ोन पे ले लिया। वो मिट्टी का प्याला लेकर, धूप लेकर उसमें डाली और वो माचिस जलाने वाली थी, मतलब जलाई थी जैसे उसने, कि एकदम से उनके सामने जो पलंग पे बेड पड़ा हो तो बेड धड़ 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 ऐसे हिलने लगा और वो जैसे बेड हिलने लगा बुरी तरह घबरा गई। सब लोग तीनों के तीनों घबरा रहे थे और वो अपनी मम्मी से बोलते कि मम्मी देखो सामने पलंग हिल रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती कि तुम उसके ऊपर ध्यान मत दो, तुम अपना मंत्र पढ़ो और धूप जलाओ। तो धूप जलाती है और मंत्र पढ़ना शुरू करती है और जैसे वो मंत्र उसको पढ़ के वो घुमाना शुरू करती है, एकदम से फिर से उसकी बॉडी बिल्कुल टाइट हो जाती है, अकड़ जाती है और बहुत तेज उसको सर्दी लगने लगती है। वो कांप रही है सर्दी के मारे और पूरे घर के अंदर भी वो घुमा नहीं पा रही है। वो उस धूप से प्याले को वहीं पर रखते हैं और उसका जो भाई होता है और शनाया दोनों मिलकर उसको फ्लैट से बाहर लेकर जाते हैं कि तुम बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चल के तुमको ठीक फील होगा। वो बड़ी मुश्किल से उसको एक कंबल उड़ाते हैं, फ्लैट से बाहर निकालते हैं। उनकी सोसाइटी से नीचे उतरते एक चाय वाला था जो तंदूरी चाय बनाता था, वहाँ पर ये चाय पिया करते थे। ये लोग वहाँ पहुँचते उससे बोलते हैं कि तुम चाय पियो, तब जाके तुमको थोड़ा आराम मिलेगा। और वो बुरी तरह सर्दी से बिल्कुल शिवरिंग करते हैं, वो शिवर कर रही है। तो तंदूर के पास उसको बिठा दिया था कि वो अपने हाथ ताप पाए और उस तंदूर को देखकर उसको ऐसा लग रहा था कि उस तंदूर को गले लगा ले। उसको इतनी तेज ठंड लग रही थी कि उस गरम-गरम तंदूर पर भी वो चिपक जाए। इवन उसने अपने हाथ तो उस तंदूर के ऊपर ही चिपका दिए थे और वो चाय वाला भी देखकर बोल रहा था कि अरे दीदी आपको हाथ नहीं चल रहा आपका, मतलब तंदूर को टच भी करो तो आपका हाथ जल जाए। लेकिन उसको इतनी तेज ठंड लग रही थी कि उसने अपना हाथ तक बिल्कुल उस तंदूर के पास चिपका के रखा हुआ था। जैसे तैसे करके उसके भाई ने और शनाया ने उसको संभाला। करीबन आधे घंटे बाद जाकर वो वापस से नॉर्मल हुई। अब इसके बाद फिर से उसकी इनकी मम्मी को फ़ोन किया गया। उन्होंने बोला कि ये सब जब वो धूप जला उसके बाद ही हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, कल से तुम ये धूप नहीं जलाओगे, तुम्हारा भाई इस धूप को जलाएगा। तो 2 दिन इन्होंने ये धूप जलाई। अगले दिन वापस से शाम को नहा धोकर इसके भाई ने वो धूप जलाई। धूप जलाकर उसने पूरे घर में वो धूप घुमाई और धूप घुमा के जैसे उसने रखी उसके बाद, अच्छा ये जो सब प्रोसेस किया इन्होंने करीबन शाम के 7 बजे के आसपास, मतलब 5 बजे तो इन्होंने धूप वूप जलाई थी, उसके बाद धूप जला के रख दी। उस दिन इसके भाई को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन शाम को 7 बजे के आसपास ये लोग तीनों घर के अंदर थे। इन्हें एकदम से छत की तरफ से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई लड़का रो रहा हो और रोने की आवाज़ बहुत तेज थी। ये लोग तीनों भागकर बाहर आए देखने छत पर क्या है। छत पर कुछ भी नहीं था, आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई थी। ये लोग तीनों वापस से अंदर गए और जैसे अंदर गए वापस इनको वही रोने की आवाज़ सुनाई दी।
अब ये तीनों बुरी तरह डर गए थे और तीनों तीनों ने वापस से अपने आप को अपने कमरे के अंदर बंद कर लिया। ना इनको खाने की सुध थी ना पीने की, पर शाम होते ही इनकी जिंदगी में एक अलग सा भूचाल शुरू हो गया था। आज ये तीसरा दिन था, ये तीनों के तीनों कमरे के अंदर बैठे हुए थे और इनको उसके रोने की आवाज़ बहुत तेज तेज आ रही थी। फिर एकदम से रोने की आवाज़ बंद हो गई और फिर ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई दर्द के अंदर कराह रहा हो। थोड़ी देर तक ये आवाज़ आई और फिर वापस से वही तांडव शुरू हो गया। वही छत के ऊपर कदमों की आवाज़, वही छत के ऊपर प्लांटर्स को, पत्थरों को इधर से उधर फेंकने की आवाज़। थोड़ी देर के बाद वो चलकर सीधा इनके हॉल के अंदर आ गया और आज की रात बाकी रातों से बिल्कुल अलग थी। एकदम से इनको ऐसा फील होता है जैसे किचन के अंदर किसी ने एक ग्लास फेंका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। किचन के अंदर धड़ाधड़ बर्तन इधर से उधर फेंके जा रहे हैं। जितने भी नल हैं घर के अंदर सारे के सारे चालू हो गए हैं और कोई बहुत तेज गुस्से के अंदर उस हॉल के अंदर चल रहा है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं 3, 22, 21, 16, 17, 18 साल के बच्चे और इनके साथ ही सब कुछ हो रहा है। इनको समझ में आया कि क्या करें क्या नहीं करें। बस ये तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं और पूरी रात इन्होंने ऐसी गुजारी। घर के बाहर तांडव चल रहा है और ये उसी कंबल के अंदर घुसे हुए हैं। आज ही तीसरा दिन था। फिर अगले दिन वही सुबह सोते हैं, दिन में उठते हैं और चौथे दिन मतलब दिन में उठने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि भैया अब इस घर को हम खाली करेंगे, हम इस घर में नहीं रहेंगे। चौथे दिन भी शाम के टाइम जैसे वो धूप जलाते हैं और धूप जला के पूरे घर के अंदर घुमाकर उसका जो भाई था वो लाकर उसे बाहर रखता है। तो रखते से उठता है तो उसे देखता है कि हल्के से अंधेरे में वो जो सीढ़ियाँ थी चढ़ने की, उनके ऊपर कोई खड़ा हुआ है। उसको देखते हुए भाग के अंदर रहता है, दीदी वहाँ पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है। वो सब भाग के बाहर आते हैं, देखते हैं तो सीढ़ी पर तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कि कौन था? तो बोलता है कि पता नहीं, कोई आदमी सा वहाँ पर खड़ा होता जो बहुत ही लंबा था। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो, तुम अपना सामान पैक करना शुरू करो। उसने बोला कि दीदी एक काम करते हैं, कल परसों छोड़ो, हम तो आज ही हम लोग यहाँ पे निकलते हैं, सब लोग अपना सामान पैक करना शुरू करो। अब ये सब लोग अपना सामान इकट्ठा करना शुरू करते हैं और उस टाइम तक करीबन रात के 8:30-9 बज चुके होते हैं। ये अपना बैग पैक करते हैं, बुक्स पैक करते हैं, ट्रॉलियाँ भरते हैं और तभी इनको घर के एक कोने से किसी के रोने की आवाज़ आती है, जैसे कोई आदमी रो रहा हो। और उस आवाज़ के आने का सोर्स वो बंद कमरा था। राज बोलते हैं इग्नोर करो, सामान समेटो। तो इनका कुछ जो कपड़े वगैरह थे वो बाहर जो ना कपड़े सुखाते हैं उसके ऊपर सूखे हुए थे। तो ये लोग वहाँ जाते हैं अपने कपड़े समेटे, तभी देखते हैं कि एकदम से उनको वापस उसी सीढ़ी के ऊपर इस बार तीनों को कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसको देखते ही अपने कपड़े वपड़े छोड़कर भागते हैं अंदर और सामान उठाते हैं अपना और फ्लैट से बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं। ये तीनों के हाथ में ट्रॉलियाँ थी, तीनों एक साथ चल रहे थे और राज बोलता था चलो चलो यहाँ से चलो और जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलो। सामान इनका ऑलमोस्ट सारा पैक हो चुका था, बर्तन वर्तन उन्होंने वैसे के वैसे वहाँ पर छोड़ दिए थे। और जब ये फ्लैट से बाहर निकल रहे थे तो इनको ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई फोर्स है जिनको रोकना चाहता है। इनको गहरी गहरी सांस आ रही थी जैसे इनको कोई पीछे बुला रहा है। एक आदमी नहीं, हर किसी को भारी भारी सांसों की आवाज़ आ रही थी और राज इनसे बोला था कि किसी को भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, किसी को पीछे मुड़ के देखना है, बस निकलते जाओ निकलते जाओ निकलते जाओ। और ये लोग बड़ी मुश्किल से उस फ्लैट से बाहर निकले। इन लोगों ने पूरे टाइम हनुमान चालीसा चलाई हुई थी, लेकिन फिर भी वो इनको आज तो इनको क्लियरली दिख रहा था, बार बार कभी इधर दिखता कभी इधर दिखता कभी इधर दिखता और वो इनको पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा था कि वो इस फ्लैट से बाहर नहीं जाए। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके इन्होंने उस फ्लैट से बाहर निकले, उसको लॉक लगाया और लॉक लगा के ये लोग पहुंचे नीचे। इन्होंने कैब बुक कर ली थी और ये कैब का वेट कर रहे थे और जहाँ ये खड़े हुए थे वहाँ से उस फ्लैट की टेरेस दिखाई देती थी और बार बार इनको ऐसे फीलिंग आ रही थी कि घूम कर वहाँ पर देखें और ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन इनमें से किसी ने भी अपनी गर्दन घुमाकर वहाँ नहीं देखा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर इन्होंने देखा तो ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ इनको वापस से उस फ्लैट की तरफ खींच ले। कैब आई, कैब में बैठे और जब तक वो बिल्डिंग इनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक इन्होंने पीछे घूम कर नहीं देखा। वहाँ से निकलने के बाद इनको एक अलग से शांति मिली कि फाइनली हम लोग किसी एक बहुत खतरनाक जगह से बाहर आ गए हैं। उसी दिन इन्होंने अपनी फ़्लाइट वगैरह पकड़ी और अपने अपने घर पर पहुँचे। घर पर पहुंचने के बाद अगले 1-2 दिन के बाद इन्होंने वापस एक दूसरे को कॉल पे बात की तो एक बहुत स्ट्रेंज चेंज इन तीनों के साथ ही हुई। मतलब मान्या और उसका भाई तो एक ही घर में थे, उन दोनों को भी और शनाया को, तीनों को रात को सपना आता है जिसमें एक आदमी इनके सामने रोता हुआ दिख रहा है और उनको वापस से उस फ्लैट की तरफ बुला रहा है। तीनों को एक ही सपना आना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। इसके बाद
ये लोग जब आ गए तो इनके पास इनकी जो मकान मालकिन थी उसका फ़ोन आया, बोला कि तुम लोग कहाँ पर हो? तो उसने बोला मान्य ने कि आंटी हमने ये घर खाली कर दिया है और आपका घर जो है वो ठीक नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ है, आपने हमसे बहुत कुछ छुपा रखा है और बड़ी मुश्किल से हम लोग अपनी जान बचाकर यहाँ पर आए हैं। इधर मान्या की मदर ने फ़ोन लिया और उनको बहुत कुछ सुनाया कि ऐसे कैसे आप अपना फ्लैट किराए पर दे रहे हो, आपके घर के अंदर कुछ है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है। तो वो बोलती कि ये सब तुम बकवास कर रहे हो, तुम ऐसे एकदम से फ्लैट कैसे खाली कर सकते हो? तो उन्होंने बोला कि फ्लैट तो हमने खाली कर दिया है, जो थोड़ा बहुत सामान बचा है वो हमारा कोई ना कोई रिलेटिव आकर वहाँ से ले जाएगा। इसके बाद वो दोबारा कभी इस फ्लैट पर नहीं गए, लेकिन इस फ्लैट के बारे में जो इन्होंने आस-पास में इनके जो घर वाले थे उन्होंने जाकर इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता लगा कि इस फ्लैट के अंदर कुछ साल पहले एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में एक बहुत ही हट्टा-कट्टा बड़ा-सा आदमी था और किसी वजह से पता नहीं ग्रह कलेश था या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उस पूरे परिवार ने अपने आप को इस फ्लैट के अंदर मार दिया था। इन्होंने अपनी जान खुद ही ले ली थी और करीबन 7 दिन तक इनकी डेड बॉडीज़ उसी फ्लैट के अंदर पड़ी हुई थी। 7 दिनों तक वो फ्लैट खुला नहीं और ये मकान मालकिन किसी काम से उस दिन आई थी, उसने इस गेट को बजाया, डोर बेल बजाई, किसी ने गेट नहीं खोला, बहुत देर तक गेट बजाया। जब 1 डेढ़ घंटे तक किसी ने गेट नहीं खोला तो पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई, गेट तोड़ा गया और जाके अंदर देखा गया तो डेड बॉडीज़ वहाँ पर पड़ी हुई थी और वो जो आदमी था, उसकी जो डेड बॉडी थी वो उसी कमरे के अंदर थी जिस कमरे को उन्होंने लॉक किया हुआ था। उस कमरे को सिर्फ लॉक नहीं किया हुआ था, उस कमरे के अंदर तंत्र मंत्र से उन आत्माओं को वहीं बांध दिया गया था और किसी ना किसी वजह से उस आदमी की जो आत्मा थी वो एक प्रेत बन चुकी थी और वहीं पर उस फ्लैट के अंदर भटक रही थी। कई दिनों के बाद जब लोग वहां पर पहुंचे तो वो उससे इंटरेक्ट करना चाहता था, उनके थ्रू उसको एनर्जी मिल रही थी, खाना मिल रहा था और इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो लोग यहाँ से निकल कर जाएं। खैर जैसे तैसे इन लोगों का उस फ्लैट से पीछा छूटा और दोबारा कभी भूलकर भी वो उस बिल्डिंग की तरफ नहीं गए। ये सब कुछ आज भी वहां एग्जिस्ट करता है। उस फ्लैट की हालत क्या है क्या नहीं वो इन लोगों को भी नहीं पता है, लेकिन देखा आपने कि किस तरह से ये लोग एक ब्रोकर के थ्रू दिखाए गए फ्लैट में। सबसे बड़ी गलती तो ब्रोकर की थी, उसको उसकी हिस्ट्री पता थी तो उसको उनको ये फ्लैट नहीं दिलाना चाहिए था। लेकिन आज के ज़माने में लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। खैर फ़ायदा इन्होंने भी देखा, मार्केट रेट से आधी रेट पर इनको फ्लैट मिल रहा था और उस टाइम पर भी इन्होंने दिमाग नहीं लगाया कि ये फ्लैट में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया। ये था इनकी लाइफ का एक हॉरिफिक एक्सपीरियंस और अब दोबारा किसी फ्लैट को रेंट पर लेने से पहले ये 10 बार सोचेंगे कि कहीं दोबारा इनका सामना ऐसी किसी सुपरनैचुरल पावर से ना हो जाए। अगर आपको ऐसा कोई रेंट पर फ्लैट मिले जिसका रेंट पूरे मार्केट से आधा हो तो क्या आप उस फ्लैट को किराए पर लेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।